Dear friends, welcome back to the second video of how to solve prelims 2019 paper. Now in this video we'll discuss the remaining questions of 2019 paper. So we had already discussed the 21 rules as well as also discussed question number 91 to 100 of set D of last year paper. Now in this video we'll start with the remaining questions. So coming to question number 86, before watching this video we will request you to watch the first video, go through the 21 rules, make yourself comfortable and familiar with those rules, and then you will be able to understand the discussions which will follow in this video. So now coming to the questions. So if we come to question number 86, now in this question हमने देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट मोशन से रिलेटेड था. इसमें पहला जो ऑप्शन था उसमें दिया हुआ था कि मोशन ऑफ द टू इम्पीच अ जज कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर. अगेन इट इज अ वेरी काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट. कैन नॉट वर्ड, इस टाइप के वर्ड्स को जनरली डिस्कार्ड करना चाहिए. तो पहला ऑप्शन डज नॉट लुक कंफर्टेबल और करेक्ट. तो जैसे ही आप पहले ऑप्शन को हटा देते हैं कैन नॉट वर्ड से, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन 3 एंड 4 आर द ओनली टू ऑप्शंस. नाउ इसका मतलब 3 तो सही है, इसका मतलब 2 भी गलत होगा क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा. टू गिव योर सेल्फ ए कॉन्फिडेंस यू कैन रीड दैट ऑप्शन 2 इन द एग्जामिनेशन. तो ऑप्शन 2 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस. तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी संविधान ने नहीं कहा है कि किस क्या चीज़ को हम इनकैपेसिटी या प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहते हैं. जिस प्रकार से उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं बताया है उसी प्रकार से इसको भी नहीं बताया है. अदरवाइज अभी तक अगर ये क्लियरली डिफाइंड एवरीथिंग होते तो वी वुड हैव हैड अ नंबर ऑफ इम्पीचमेंट्स ऑफ द जजेस. तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है. तीसरा ऑप्शन, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट आर गिवन इन द जजेज इंक्वायरी 1968. तो इसे ऐसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही ही होगा और ये ठीक ही लग रहा है. जेनरिक स्टेटमेंट है. जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के बारे में बात की भी जा रही है ऊपर से. चौथा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में, इफ द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, it the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported with a majority of total membership of house and not less than 2/3 of the members present and voting. now अगर इतना डिफिकल्ट नहीं होता इम्पीचमेंट तो इम्पीचमेंट हो गई होती अब तक, और ये दिखा भी रहा है कि इम्पीचमेंट होना कितना डिफिकल्ट है. तो ये स्टेटमेंट आपको एक्चुअली बताता है कभी कभी यूपीएससी कि ये तरीका है इम्पीचमेंट का. कई स्टेटमेंट्स उसी चीज को एक्चुअली बताते हैं जो 1968 का थर्ड में दिया हुआ है कि जो डिटेल्स हैं प्रोसेस के, वही फोर्थ स्टेटमेंट में डिटेल्स को बताया गया है आपको. तो इसका आंसर 3 और 4 दोनों हो जाएगा. ठीक है, इसे लॉजिकली कई लोगों ने निकाला था और पोलाइटी का क्वेश्चन है तो लोगों को कंफर्टेबल और आसान भी लगता है. 9th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कितने शेड्यूल पहले से थे, कौन सा शेड्यूल, 9th शेड्यूल कब आया, 10th शेड्यूल कब आया, 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है. दिस इज समथिंग दैट एन एस्पिरेंट शुड बी नोइंग. ये आया था आपका जमींदारी को एबॉलिश करने के लिए 1950s के आसपास में, और इस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे. तो इसमें एक स्टेप इन्होंने आपसे टाइम एक्चुअली ड्यूरेशन ना पूछकर ये पूछ दिया कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे. अगर इसका आपको रिवर्सल पे जाना है तो आप ये जानिए कि बाकी प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर्स भी, जैसे मोरारजी देसाई जी हो गए या लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, तो जब तक बड़ा टेन्योर नहीं होगा, जब तक आपके पास एक पावरफुल मैंडेट नहीं होगा, तब तक कोई भी शेड्यूल भी लाना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ट्रिकी है. और अब तो और भी ट्रिकी हो चुका है. तो ये शेड्यूल्स इनिशियली आए थे. 10th शेड्यूल थोड़ा लेट से आया था, ये आपको पता होना चाहिए. आई थिंक 10th शेड्यूल केम फॉर एंटीडिफिकेशन. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया हुआ है, इसके अगर आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कोल सेक्टर वाले नेशनलाइज्ड अंडर इंदिरा गांधी जी, तो ये जरूरी नहीं सही हो, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एक फैक्ट दिया हुआ है. फैक्ट्स कैन बी रॉन्ग. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं. नाउ द कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. नाउ दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि अब ये ऑक्शन बेसिस पे होता है. तो ये बहुत ही सॉलिड रॉन्ग स्टेटमेंट है. दैट शुड बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन एग्जामिनेशन कि अगर आपको कोई आउटराइटली रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया देन इट विल सुपरसीड ऑल द रूल्स. तो ये तो गलत है ही है. इसके गलत हो जाने से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. अब बचता है 1 और 3. 1 गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. नाउ वी कम टू 3. Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. Again, इंडिया
कोल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ऐसी सूचना कहाँ मिली है, आपने कहाँ पढ़ी है? इलेक्ट्रिसिटी में इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका है, बट कोल इंडिया में अभी भी लो क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी कोल्स को अभी भी इंपोर्ट किया जाता है। ये इस तरह से आपको कंफ्यूजिंग करने का ट्रेंड किया गया कि टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्ट करता था लेकिन अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया। दिस इज अ ट्रैप हेयर एक्चुअली। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा कोल प्रोडक्शन में इतना जल्दी, जितना यहाँ की पॉपुलेशन है, जितना यहाँ की कैपेसिटी है, रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से इसका आंसर 88 का 3 भी गलत हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो अगेन यू हैव टू थिंक पहले कि लॉजिकल थिंकिंग का कोई विकल्प नहीं है कि इंडिया हो सकता है सफिशिएंट, नहीं हो सकता है, हो गया है। ये सब चीज़ें साथ साथ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 में भी कई सारी लाइंस दिए गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है थर्ड, दैट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे मॉक पेपर में भी ये आता है और ये गलत है, ये आपको पता है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो इसमें आपका आंसर भी आ जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो कि पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 क्या था, क्यों था, कितनी बार एक्ट को अमेंड किया गया। दिस क्वेश्चन वाज नॉट टेस्टिंग द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, इट वाज जस्ट टेस्टिंग कि आप स्टेटमेंट नंबर 3 जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो आप इसके आंसर को ला सकते हैं। यू डोंट इवन नीड टू केयर अबाउट अदर 2 स्टेटमेंट्स। हाउएवर आफ्टर गिविंग दिस पेपर यू मस्ट नो दिस 2 स्टेटमेंट्स एज दे हैव ऑलरेडी कम इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो अगले बार के लिए ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है ट्राइबल के लिए। तो ट्राइबल के लिए तो हमारा 5th शेड्यूल है, दिस वन शुड बी नोइंग। दिस इज अगेन इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इवन 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल ये कई बार रिपीट होता है, तो हमें पता होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान सा था। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन सेज कि एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। बिल्कुल करते ही होंगे, आपको अगर नहीं पता तो आपको मान के चलना होता होगा। कैटल रिलीज अमोनिया, हाँ भाई क्यों नहीं होगा। एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट। आर यू श्योर यू नो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री रिएक्टिव नाइट्रोजन रिलीज नहीं कर रहे हैं? देन ओनली गो फॉर wrong statement, otherwise take these statements on the face value. All 3 are correct. This is a science and technology question. Answer is D. जब तक आप श्योर नहीं हैं तब तक इस तरह के स्टेटमेंट्स को गलत नहीं माने, अगर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं तो। क्वेश्चन नंबर 82 वाज रिलेटेड विथ व्हाट इज कॉमन विथ अलियार, इशापुर एंड कंसावती। ये तीनों नदी के डैम और वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। ये तीनों एग्जामिनेशन में जैसे ही है, किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअली, इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज वाटर रिजर्वायर्स, बट इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है कि आप इसे एग्जाम में सही ला पाएंगे। मैंने पहले भी बोला है कि 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल क्वेश्चंस दैट शुड बी लेफ्ट। इसे अटेम्प्ट करना, अगर आपको तीनों में से कोई भी नहीं आता है, पता है किसी के बारे में, बिल्कुल अपने मार्क्स पे कटौती की ओर कदम बढ़ाना होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83, इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन इनरिच सीएनजी। नाउ किसी भी चीज़ में अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉस्टली तो होगा ही। तो ये सब स्टेटमेंट्स पहले इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉस्टली होगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं तो इसका स्टेटमेंट नंबर 4 सबसे पहले पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़िए आप चारों स्टेटमेंट, लेकिन देखिए कि उससे कौन सा रिलेटेड स्टेटमेंट है जो आउटराइटली गलत है। तो हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे ही 4th गलत हो गया आपका, जैसे यहाँ पे भी किया है स्टूडेंट ने, वैसे ही 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर 1 इज करेक्ट और 2 and 3 इज करेक्ट। तो लेट अस रीड 1। द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज इलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ इलिमिनेशन अगेन इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड। डिक्रीज इफ यू वुड हैव रिटन देन आई वुड हैव एग्रीड, रिड्यूस एग्रीड। इलिमिनेशन करना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आप 2 and 3 पढ़ के देखिए। HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इमिशन, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट रहता कि ये इसको इलिमिनेट करता है तो ये गलत स्टेटमेंट होता। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ CNG। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने का कोई मतलब और वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द स्टेटमेंट्स विच आर एक्चुअली डायरेक्टली रॉन्ग एंड विच यू नो। तो इन ऑल केसेस रूल्स में प्रेसिडेंस किसका आता है? उन रूल्स का जिससे डायरेक्टली पहले हमें गलत मिल जाता है।
अगेन आई वुड से कि जैसे 1/5 है तो ये तो एक डेटा है, तो डेटा गलत होना चाहिए रूल्स के हिसाब से, पर रूल्स का यही सबसे गोल्डन चीज है कि यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट दोज रूल्स विच गिव यू द आंसर इन द राइट डायरेक्शन एंड विच आर आउटराइटली राइट और आउटराइटली रॉन्ग, उन्हें पहले पकड़ना चाहिए। तो ये उस तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 इज अगेन ए सिंपल क्वेश्चन। ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन द क्लाउडी नाइट। ड्यू ड्रॉप्स तभी नहीं बनते हैं जब टेम्परेचर अधिक होगा, जैसे समर्स में। क्लाउडी नाइट में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन करता है क्लाउड्स और उसको फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो बेसिकली क्लाउड्स रिफ्लेक्ट, जब ड्यू कहाँ बनेगा, ड्यू ड्रॉप्स बनेगा आपका नीचे जमीन पे, तो अगर एब्जॉर्ब भी कर लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो रिफ्लेक्ट बैक ना हो रहा हो रेडिएशन जमीन पे। तो जब रिफ्लेक्ट बैक होगा रेडिएशन, टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेगा। बाकी आप ऑप्शंस पढ़िएगा। क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल, ये सब बिल्कुल ही गार्बेज ऑप्शंस है, मतलब दीज ऑप्शंस आर देयर टू जस्ट मेक यू फील अनकंफर्टेबल। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है। डिफ्लेक्ट ब्लोइंग विंड एग्जाम में अर्थ सरफेस वुड हैव टू हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट, वुड हैव लो टेम्परेचर रहता तो बढ़िया रहता, हाई टेम्परेचर इसलिए तो नहीं बन रहा है ड्यू ड्रॉप, तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स बोल रहा है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। इट वॉज ऑल्सो सिंपल। Now there are few amendments, क्वेश्चन नंबर 85, जो कि बहुत फेमस हैं, लाइक 42nd अमेंडमेंट, लाइक 44th अमेंडमेंट, लाइक 99th अमेंडमेंट। इनसे मेंस में भी सवाल आता है, प्री में भी सवाल आता है। तो अब 99th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू NJAC। सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, अगर आपको NJAC नहीं भी पता था फिर भी आपको इससे हिंट लग जाना चाहिए। यहाँ पे अमेंडमेंट के नाम पे गलती नहीं है, इसे आपको समझना है। इन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी जब अमेंडमेंट का नंबर वो चेंज नहीं किए होंगे, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। इट इज नॉट ए डेटा हेयर। अगेन डेटा क्या होता कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी वोट कर रहा है या 1/2 ऑफ द मेजोरिटी वोट कर रहा है। अमेंडमेंट इज राइट हेयर। सो सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद रखने की चीज है कि 99th अमेंडमेंट हुआ था और 44th अमेंडमेंट में रिवर्सल ऑफ थिंग्स विच हैड हैपेंड इन 42nd अमेंडमेंट वाज डन। इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया गया है कि 44th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। जस्ट इसका रिवर्स किया गया था 44th में। सो वन ऑफ द ऑप्शंस, second option is correct and the first option is wrong. Answer would be B. It was also not difficult for candidates who are preparing seriously for the examination. ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेड हो है कि आपको पता रहे। मियां तानसेन, मियां तानसेन वाले जो क्वेश्चन थे उसमें सबसे पहला क्या है, एक फैक्ट है कि तानसेन को इम्पेरर अकबर ने टाइटल दिया। नो, फैक्ट्स हैव टू बी टेकन विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जरूरी नहीं कि उन्होंने ही टाइटल दिया होगा, कहाँ आपने पढ़ा कि उन्होंने टाइटल दिया। नाउ अब बाकी देखिए, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न, सही। तानसेन इन्वेंटेड रागाज, ये हमें पता है। तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस। देयर आर नो अदर फैक्ट्स इन दिस क्वेश्चन। बाकी जेनरिक लाइन्स हैं, जेनरिक लाइन्स आर ऑलवेज ट्रू। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई आंसर लगाना भी था तो आपको फैक्चुअल वाली गलती को पकड़ना था, और जो इम्पेरर अकबर वाला था दैट वाज ए रॉन्ग स्टेटमेंट हेयर। ठीक है, दैट वाज नॉट डिफिकल्ट अगेन, हाउएवर इट बिकेम डिफिकल्ट इन एग्जामिनेशन। अगेन अगला क्वेश्चन जो था वो था मुगल इम्पेरर जो अपने एल्बम, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, ये सब से ज़्यादा बेसिकली शिफ्टेड इम्फेसिस फ्रॉम एल्बम मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम्स एंड इंडिविजुअल। नाउ वन ऑफ द फेमस मुगल इम्पेरर्स इज जहांगीर, जिनको इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनाने में मज़ा आता था, हु वाज वेरी गुड फॉर पेंटिंग, हु इज रिमेंबर्ड फॉर पेंटिंग्स। अगर हमें नहीं भी पता तो जहांगीर इज वन पर्सन हु कम्स इन आवर माइंड। नाउ इतना इसमें डिफिकल्टी इंग्लिश का कर देने से कि इन्होंने इम्फेसिस शिफ्ट किया या नहीं किया, यही मैंने आपको बताया था एक रूल में, हमेशा सिंप्लिसिटी के लिए जाइए। आपको पता है जहांगीर थे जो कि पोर्ट्रेट पेंटिंग पसंद करते थे, इसका आंसर जहांगीर होगा। दीज आर अगेन नॉट ट्रैप क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस ट्रैप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं, नेशनल पार्क्स कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन जोन्स। नाउ नामदफा, न्योरा एंड मानस आर इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री। ये कैसे पता मुझे, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते पता चल गया है कि मानस कहाँ पे है, न्योरा कहाँ पे, नामदफा कहाँ पे। वैली ऑफ फ्लावर्स हम लोग ट्रिप में गए थे तो वहां से पता था कि ये उत्तराखंड में। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये तीनों नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में है, तो वो कंप्लीटली, अगर कोई एक नहीं लाई कर रहा है तो बाकी लोग भी टेम्परेट अल्पाइन जोन में लाई नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको उसके लिए जाना चाहिए था जो वहाँ लाई नहीं करता है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि अगर मानस हो सकता है आंसर तो फिर न्योरा क्यों नहीं हो सकता है, न्योरा हो सकता है तो नामदफा क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपको उसके लोकेशंस नहीं मालूम है तब आप गलत कर सकते हैं कि न्योरा कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है।
इसलिए इनके लोकेशंस को थोड़ा देख के जाना चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन, कई सारी चीज़ें नीति आयोग ने सेट की हैं। प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज इन सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। अगर नीति आयोग रहता है ऑप्शन में और नीति आयोग के अंदर में कई सारी स्कीम्स चली हैं, कई सारी इंडेक्स बनाए गए हैं, तो आंसर नीति आयोग रहता है। डीएसटी नहीं मार के आ जाना ऐसे में। 21 जून सन का, ये भी ज्योग्राफी का एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 21 जून को कहाँ पे सूरज होता है, यही इसका तात्पर्य है ना। अगर आप डी ऑप्शन को देखें और सी ऑप्शन को, तो इक्वेटर पे तो नहीं होगा, ये हमें पता है कि इक्वेटर पे कब होता है, वर्टिकली ओवरहेड, जो कि मार्च में एंड सितंबर में आई गेस रहता है। जून एंड दिसंबर में आपको पता है सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन का कॉन्सेप्ट है हमारे तरफ। तो वर्टिकली ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिसंबर में करता है, सॉरी अगर कोई बोलता है जून में करता है तो वो तो गलत है। यही चीज का रिवर्स होता है, वर्टिकली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है। तो अगर आप देखिए कि बी और डी सेम चीज कर रहा है, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल, कि वो नीचे नहीं सेट किया है एंटार्क्टिक सर्कल के, इसलिए वो वर्टिकली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। कब? दिसंबर में। तो जून में क्या है, वो वर्टिकली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और इट इज नॉट सेटिंग बिलो द होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल। ऐसे भी 21 जून है, क्वेश्चन रिलेटेड टू हमारा समर सीजन है, समर सीजन में वो आर्कटिक सर्कल के ऊपर होता है, नीचे नहीं सेट कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, कंफ्यूज नहीं हो जाना है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कल्याण मंडप, अगेन आई हैव सेड कि अगर विजयनगर रहता है ऑप्शन में, डोंट गो फॉर एनी अदर, गो फॉर विजयनगर। मोर ऑफन देन नॉट दैट विल गिव यू द राइट रिजल्ट। इसमें भी विजयनगर वॉज द राइट रिजल्ट, इट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर लास्ट 3-4 years। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 72। 72 के पार्ट 2 में कहा गया है कि इक्ता सिस्टम सुल्तान्स का था, और फिर वो कहा जा रहा है कि एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन था। नाउ अगर सुल्तान्स ऑफ दिल्ली उसे लेके आए हैं तो वो एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 2 इलिमिनेट हो जाता है सीधे। आपको देखिए बेसिकली लॉजिकल कोरोलरी को फॉलो करना है। वंस इट गेट्स इलिमिनेटेड, नाउ यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। नाउ सी, ऑप्शन 1 में कहा गया है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत में इंचार्ज को अमील बोला गया, अगेन ए फैक्ट। और ऑप्शन 3 में बोला गया द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी, अगेन ए फैक्ट। दोनों फैक्ट है, दोनों गलत हो सकते हैं, अब किसे सही मानना चाहिए? तो जो भी फैक्ट कंटेम्प्ररी है इसका या टाइमलाइन से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो ज़्यादा गलत होते हैं। फिर से मैं आपको बताऊंगा टाइमलाइन, कि ये इसके ऑफिस में शुरू हुआ, ये इसका कंटेम्प्ररी था, इसने इस दौरान में इस टाइमलाइन में ये काम किया, दीज फैक्ट्स आर मोर रॉन्ग। इसीलिए मीर बख्शी वाला फैक्ट ज़्यादा गलत है। एग्जाम में आपको ये कंसिडर करना है, ये ऑफिस हो सकता है किसी और के ड्यूरेशन में आया हो, इस टाइम पे नहीं आया हो। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत में रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज को अमील बोला जाता था। आज भी रेवेन्यू में अमीन का पोस्ट होता है, तो अमीन अमील से रिलेटेड पोस्ट है। तो कई सारे ऐसे जो पर्शियन वर्ड्स हैं, जो हमारे उर्दू वर्ड्स हैं, आज भी हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं। कैफी लैंग्वेज जो है, तो इन सब के कारण भी अगर आपको कहीं से पता था अमीन के बारे में तो ये आप सही कर देते। क्वेश्चन नंबर 73। नाउ अगेन गोइंग बाय द रूल्स। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जब भी कंटेम्प्ररी आता है, सेंट निकम्बर निम्बर्क वाज एट कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर, बिल्कुल गलत होगा कंटेम्प्ररी, यू डोंट नीड टू इवन थिंक अबाउट इट। एंड सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, अगेन विल बी रॉन्ग, बिकॉज कोई किसी से ग्रेटली इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है यूपीएससी के क्वेश्चंस में। हो सकता है रियल लाइफ में हुआ हो, बट इन यूपीएससी क्वेश्चन दिस इज जनरली कंसिडर्ड एज रॉन्ग। हमारे जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, विच इज ऑल्सो ए गुड आइडिया। लेकिन अगर आप रूल्स को जानते तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था और इसका आंसर नन ऑफ दिस था, नाइदर 1 और 2 था। नाइदर ऑप्शन आजकल काफी प्रचलन में है, मेनी क्वेश्चंस यूपीएससी गिव्स नाइदर एज द आंसर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 74। इस क्वेश्चन में एक ही चीज जाना था कि गांधी जी ने रिजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर 1 में काफी सपोर्ट किया था, क्योंकि वो एक्चुअली सही चीज के लिए सपोर्ट कर रहे थे उस समय तक। बस इतना अगर आप जानते तो आपका ऑप्शन 2 इलिमिनेट हो जाता और ये आंसर आपका मिल जाता, और बाकी सब भी सही ऑप्शन थे। एबोलिशन फॉर सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, और अगर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था तो आईएनसी को इलीगल कॉलोनियल रूलर्स ने घोषित कर दिया। बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू चेक इफ यू नो कि गांधी जी ने वॉर कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट किया था या नहीं किया था। डिड नॉट, कैन नॉट, दीज वर्ड्स आर एक्चुअली मोर और लेस रॉन्ग ओनली।
तो इसे गलत मान लेना चाहिए था। नहीं तो कोई जो एग्जामिनेशन में पेपर सेट कर रहा है वो कैसे गलत सेट करेगा, आपको ये भी सोचना चाहिए। दीज यही सब वर्ड्स को चेंज करके कैन को कैन नॉट कर देना, डिड को डिड नॉट कर देना, दीज आर द कैच वर्ड्स। हमने बोला भी आपको कि नो, कैन नॉट, ये सबको गलत मानना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाता है एग्जाम कंडीशंस में। नाउ अगेन वी कम टू मैच द फॉलोइंग। नाउ इन दिस मैच द फॉलोइंग लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन किससे मैच करेगा, मुझे ज़्यादा नहीं मान लीजिए आइडिया लगता है, फिर मैं ऑप्शन देखता हूँ। ऑप्शन है 1 ओनली, 1 एंड 2, 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। इससे एक आइडिया लग जाता है कि जो क्वेश्चन सेट किया है या तो वो 1 ओनली, 3 ओनली पे जाना चाहता है या 1, 2, 3 पे। 1 एंड 2 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है दो क्वेश्चन गलत इंटरचेंज कर दिए हो, दो ऑप्शन, और इसीलिए उसने 1 एंड 2 ओनली का ऑप्शन एक ही बार दिया है। नाउ अब इसमें हमें क्या पता है? अगर किसी बच्चे को यह पता हो कि केसी नियोगी मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे, तब उसे यह पता है कि 1, 2 एंड 3 होना ही है, क्योंकि हमने ये माना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे ऑप्शंस में ही ये शो किया गया है कि 1 ओनली, 3 ओनली का ज़्यादा वेटेज है, वहां पे या तो सारा सही होगा या कोई एक सही होगा। तो किसी ने ये निकाल लिया होता कि सेकेंड ऑप्शन सही है, तो ही कुड हैव इजीली गेट द आंसर एज डी। मुझे ये पता था जब मैंने पेपर देखा कि पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे, तो मैं दो ऑप्शंस में फंस जाता, या तो सी होता 3 ओनली या डी होता 1, 2 एंड 3 ओनली। बट आई वॉज इन ए बेटर पोजिशन देन नॉट नोइंग ऑल 4। उससे तो मैं बेटर पोजीशन में था ही, मुझे दो ऑप्शंस में एलिमिनेट करना था। तो इसका आंसर डी था। इसे आप छोड़ भी सकते हैं एग्जाम में, इसे कई लोगों ने सही भी किया कुछ जानते हुए और इस तरह के ट्रिक्स को अपनाते हुए, जैसे इन एस्पिरेंट ने इसको सही किया था। नाउ अगस्त्यमाला। अगस्त्यमाला के बारे में हम जानते हैं कि ये साउथ जोन में केरल एंड तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नाउ श्री साइलम और नागा अर्जुन सागर ये तो सीधे कट जाएगा, क्योंकि ये वहाँ से बिलोंग नहीं करता, आंध्र प्रदेश और इसका बात आ गया। ना वो हम देखते हैं सी ऑप्शन, कांडुल्य, गुंडना, ब्रह्मेश्वर, पापीकोंडा। नाउ दीज आर द नेशनल पार्क जिसके बारे में हमने तो खासकर नहीं सुना था। मैंने तो जो मैंने नहीं सुना है मैं उसको कभी टिक नहीं लगाता हूँ एग्जामिनेशन में। ये रूल ऑफ थंब है जो हमने आपको बताया है कि जो आपको आता है उसके बारे में ज़्यादा सोचा करिए। तो मैं इसे भी सीधे छोड़ देता। तो मैंने लिखा भी है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट समथिंग विच यू डोंट एक्चुअली नो, like option 3, just don't go for it. Now we are left with Nayyar paper and this and Madhumalai, Satyamala, वायनाड and Silent Valley. Now ये सब हर बार यूपीएससी में आए हैं। नैयार हो गया या आपका वायनाड हो गया, साइलेंट वैली हो गया। अब इसमें से ए एंड बी में से आपको एक ऑप्शन चुनना था। इसका राइट आंसर ए था, यहाँ पे बी चुना गया। ये आप सही कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। हाउएवर अगेन एग्जामिनेशन में आप दो ऑप्शंस में इसे यहाँ तक पहुँच सकते थे। Now 68 question is very easy. Some species of herbivores, turtles are herbivores, some fish are herbivores, some marine animals are herbivores, some species are viviparous, some is the word। हमने बताया है कि आपने दुनिया में नहीं देखा है कि कुछ स्नेक विवापुरस हैं या कुछ मेरीन एनिमल्स हर्बीवोर्स हैं, आपको नहीं पता, तो आप मानिए कि ये सब सही है। आप जब तक उसका काउंटर लॉजिक नहीं दे सकते हैं एसएनटी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तब तक आपको उसे सही मानना है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, जनरली ऑल ऑफ दिस करेक्ट होता है, इसमें भी करेक्ट है। आप देख सकते हैं अभी तक 5 क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो अगर आप इसमें ऑल ऑफ दीज किए होते तो ये आपका सही होता। आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70 फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 69 इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं तो माइक्रोबिट्स। नाउ यहाँ पे 3-4 मेन ऑप्शन है। एक है कि माइक्रोबिट्स, दूसरा है ग्रेट कंसर्न, तीसरा है इन्वायरमेंट इस क्वेश्चन के पॉइंट में। नाउ तीनों चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि माइक्रोबिट्स क्या है, उसका कंसर्न क्यों, और इन्वायरमेंट में रिलीज होने से कंसर्न क्यों है। तो अगर आप सी ऑप्शन देखते हैं, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड, या डी ऑप्शन, दे आर ऑफन फाउंड एज फूड एडल्ट्रेंट, ये चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन इससे ग्रेट कंसर्न है ये कैसे पता चला? तो इससे कंसर्न वाला एंगल नहीं आया। मैंने हमेशा बोला है कि बेस्ट सूटेड लाइन पे जाना चाहिए। तो ये दोनों हो सकता है, स्टैंड अलोन इज द राइट statements, however they are not the best statement, they are not reflecting the concern। ऑप्शन 2 में आता है कि they are considered to cause skin cancer in children, पर ये इन्वायरमेंटल कंसर्न को नहीं दिखाता है। दे आर एक्सप्लिसिटली आस्किंग कि अगर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है तो उसके क्या कंसर्न होते हैं इन्वायरमेंट पे। अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं, मरीन इकोसिस्टम के लिए दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन स्टेटमेंट जो सबको कैप्चर करता है कि अगर एक माइक्रोबीड इन्वायरमेंट में रिलीज हो, वो हार्मफुल हो मरीन इकोसिस्टम्स के लिए, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। तो हाँ भाई है,
ये तो गलत स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप इसको टिक लगाते एग्जामिनेशन में, बाहर भी आते, तो यू न्यू कि यू हैव टिक द राइट स्टेटमेंट, इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन आप स्किन के आंसर को लगाते हैं तो यू ऑलवेज वुड हैव द डाउट कि मरीन इकोसिस्टम भी आंसर हो सकता है, क्योंकि वो भी तो कंसर्न है। इफ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन बोथ 1 and 2, 1 2 3, 1 2 4, देन ये सारे ऑप्शंस होते। जब ABCD है तो आपको उसमें बेस्ट सूटेड एंड बेस्ट फिटेड लाइन की ओर ही जाना चाहिए। दिस इज द सजेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। ना क्वेश्चन नंबर 69 सेज कि भाई मैच द फॉलोइंग करना है लेफ्ट को राइट से। ना अब ध्यान से यू शुड सी द ऑप्शंस। नाउ इन द ऑप्शंस यू सी कि एक ही ऑप्शन है 1 2 and 3। देयर इज नो ऑप्शन विच सेज 1 and only 1, only 3, ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है। यहाँ के जो ऑप्शंस है वो है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। इसका क्या मतलब है? एग्जामिनर आपको एक हिंट दे रहा है कि इस क्वेश्चन में जहाँ पे 3 ऑप्शंस ऐसे हैं, 2 डबल डबल वाले, इसका मतलब इसमें तीनों ऑप्शन सही नहीं होगा, डबल डबल वाला ही सही होगा, कोई एक गलत हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शंस होते 1 ओनली, 3 ओनली, 1 2 and 3 एंड 1 and 3 ओनली, तो मैं आपको कहता कि आप डबल वाले ऑप्शंस को हटा दीजिए, वैसे थॉट प्रोसेस करिए। पर क्योंकि इसमें डबल वाले ऑप्शंस ज़्यादा हैं, तो इसमें हमें उस रूल को ख़त्म करना होगा कि 1 2 and 3 इसका हमेशा ऑड नंबर ऑफ ऑप्शंस ही सही होगा। समझ में आया? इस चीज़ को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपके दोनों रूल्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो इसका आंसर ABC में से ही कोई होगा। नाउ दिस क्वेश्चन, इरावदी डॉल्फिन इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, या म्यांमार के तरफ में पाया जाता है, ये हमें पता है। चंबल रिवर में डॉल्फिन निकलना बहुत डिफिकल्ट है, वो भी इरावदी डॉल्फिन। तो ये अगर गलत हो जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा कि आंसर इज 1 and 3 ओनली। और फिर ब्लू फिन्ड महासीर भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसे भी पढ़ के रखना चाहिए। रस्टी स्पॉटेड कैट तो मुझे नहीं पता था कुछ भी। सो ये क्वेश्चन भी सारे रूल्स के हिसाब से किया जा सकता है। नाम भी इरावदी है, चंबल नदी, ये दोनों मैचिंग नहीं लगता है। सो दीज थिंग्स हैव टू बी अकाउंटेड। मतलब किस तरह का नाम है, कहाँ का लगता है, यही सब तो ट्रिक है, और कोई ट्रिक नहीं होता अलग से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। नाउ 61 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसे लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर लिया था एग्जामिनेशन में। देखिए भाई, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में लाना मतलब एक तरह से बाहर से अपने देश में लाना, ऐसा सोच सकते थे। वीट तो पहले से होता आया है, शुगर केन पहले से होता आया है। अब बचा था मेरे पास 2 ऑप्शन, टोबैको कोको रबर, टोबैको कॉटन रबर। ना कोको एक ऐसा चीज़ है जो हम नहीं मान सकते कि ओल्ड वर्ल्ड में लाइक इंडिया में पहले से होता था, उसे बाहर से लाया ही गया होगा। कॉटन भी कई लोगों को लगता था बाहर से लाया गया है, बट मेरा ये कहना है कि कोको इज मोर प्रोफाउंडली, मतलब मोर स्ट्रॉन्ग, कि वो बाहर से लाया गया होगा। तो कोको पे लगाते और आंसर सही आ जाता। इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 62 इज ए क्लासिक क्वेश्चन जिसमें यूपीएससी ने पकड़ लिया है कि एस्पिरेंट्स ओनली वर्ड को ध्यान देते हैं। तो इसमें तीनों ओनली वर्ड है, तो कायदे से तो तीनों गलत होना चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ ओनली माने, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन लायन ओनली, इंडिया ओनली, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, 1 हॉर्न्ड राइनोज आर फाउंड इन इंडिया ओनली। तो अब इसे कैसे बनाएं एग्जाम में, ये तो गंभीर समस्या आ गई। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि लायंस तो ऑलरेडी बहुत कम पाए जाते हैं, इंडिया में पाया जाता है, आई थिंक साउथ अफ्रीका में भी लोग फोटो खींचते हैं, उस पर भी एशियाटिक लायंस लिखा हुआ है ना। एशियाटिक लायंस तो नेचुरली फाउंड लिखा है, तो उसे ब्रीड किया गया होगा कहीं और, लेकिन इंडिया में ही हमने पढ़ा है कि गिर और ये सब में एशियाटिक लायन पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही सही है, 1 तो होगा ही होगा। इसे आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस को भी एक बार ध्यान से देखा करिए कि अगर आप देखते हैं कि 1 3 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, तो ऐसे ऑप्शंस में वो एस्पिरेंट को चाहता भी है कि वो पकड़े कि 1 है, उसमें 3 बार दिया भी जा रहा है। तो 1 को अगर आप सही मान लेंगे तो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो डबल हम्ड कैमल में ये नहीं मान सकता हूँ कि सिर्फ इंडिया में होगा, सहारन डेजर्ट सब सहारन रीजन्स में भी पाया जा सकता है, तो 2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और 1 हॉर्न राइनोज इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये तो बंगाल के रीजन्स में और भी जगह पे जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें भी पाया जा सकता है, एशियन कंट्रीज में, तो ये भी हटाया जा सकता था। दिस इज अगेन ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। हाउएवर हमारे जो एस्पिरेंट थे उन्होंने भी इस क्वेश्चन को सही किया इसी लॉजिक से, और उनका सही भी हुआ, एंड आई थिंक पीपल हैव गॉट इट राइट ऑल्सो, सम पीपल।
सो आप ये समझिए कि लायन जैसा प्राणी को इंडिया में मतलब पाया जाना इज मोर प्रोबेबल देन एनिमल लाइक कैमल और इवन वन हॉर्न राइनोस. Now again coming to question number 63. Again it is a question of match the following. Again you see if the options are, there are three options in which 1 and 2, 2 and 3 and 1 and 3 is given. It means again it is giving you a hint कि इस तरह के आंसर होंगे, तो डी तो आंसर होगा ही नहीं. इसमें दो ऑप्शन सही हैं और एक को गलत मैच किया गया है. इसमें क्रॉस नहीं किया गया है, इंटरचेंज नहीं किया गया है, एक को डिलिबरेटली गलत किया गया है इस क्वेश्चन में. यही ऑप्शंस हमें दिखाता है और सिखाता है. नाउ मुझे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था. तिरुचिपल्ली अगर आप पूछे तो कावेरी पे होगा, ये मैं कह सकता था. बट एग्जाम में मेरे पास अगेन एक यहाँ पे रूल था जो काम आया. रूल ये था कि इसमें हम्पी जो है अगेन इट इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर. नाउ सिंस यूपीएससी पेपर सेटर्स हैव एन ऑब्सेशन विथ विजयनगर, तो आई कैन थिंक कि उन्होंने विजयनगर का जो मालप्रभा नदी है और हम्पी पे है उसे गलत कर दिया होगा. मैंने आपको पहले भी बोला है विजयनगर अगर आंसर में हो तो विजयनगर पे जाइए, या विजयनगर अगर ऑप्शंस में है तो सोचिए कि विजयनगर से रिलेटेड कोई चीज़ गलत किया गया होगा. इससे ये भी इम्प्लीकेशन है कि आप विजयनगर को अच्छे से पढ़िए ताकि इन तरह के क्वेश्चन निकले. इसके आंसर में भी यही पाया गया कि हम्पी मालप्रभा नदी पे नहीं है और इसको हटाने से आपका आंसर आ जाता. सो आप खुद सोचिए कि इफ यू गेट दीज थिंग्स राइट यू विल गेट द आंसर राइट. देन क्वेश्चन नंबर 64 में अगर हम देखते हैं, इसमें भी जो लॉजिकल स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा है कि भाई पॉवर्टी लाइंस इसीलिए अलग अलग हैं हर जगह क्योंकि प्राइस लेवल्स अलग होता है. यही सबसे बेस्ट सूटेड लाइन है. प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक पॉवर्टी रेट्स अलग अलग होता है. किसी का पॉवर्टी लाइन ऊपर नीचे का डिपेंडेंस का बेसिक फंक्शन क्या है? प्राइस लेवल्स कोई भी चीज़ का. तो इसीलिए ये सब चीज़ें होती है. जीएसपी ऑफ द स्टेट वेरीज या क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग लाइंस होते हैं. गो फॉर द बेस्ट लाइन. भाई प्राइस अलग है इसलिए एक जगह पे कोई अमीर हो सकता है, इसलिए कोई एक जगह पे गरीब हो सकता है. इसी के कारण ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस हर स्टेट की अलग होती है. क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं. क्लाउड थिनिंग की बात की जा रही है. क्लाउड अगर थिन होगा तो क्या होगा? उससे बारिश तो कमेगा. तो कई लोगों ने तो रेनफॉल लिख दिया था आर्टिफिशियल रेन्स. थिन होने से तो रेन्स नहीं बढ़ेगा. क्लाउड थिन होगा तो जो एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड एट टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा था उसे वो एब्जॉर्ब ना करते हुए, रिफ्लेक्ट ना करते हुए बाहर चला जाएगा. तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम जाएगा. अगेन इट इज ए सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल था. ये रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स, एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड, ये सब तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है. दीज आर जस्ट there to confuse you and to make your life more miserable. Now pyrolysis and plasma gasification. Now pyrolysis अगर आपको ये पता है तो ठीक है, एग्जाम में बन जाएगा क्योंकि pyrolysis एक कन्वर्जन टेक्निक होता है. किसी एक से दूसरे चीज में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ इसमें कौन सा ऑप्शन था जो कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी था, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, मतलब वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्जन होना. तो पायरोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ऐसे भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप ये सोचिए कि बेसिकली कि जो उसमें अभी यूज़ हो रहा होगा किस चीज़ में. तो भाई वेस्ट टू एनर्जी, हम प्लाज्मा को गैसिफाई कर रहे हैं या किसी चीज़ का पायरोलिसिस कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे करके. तो अगर आप ये जानते तो ये आप कर सकते थे, नहीं जानते तो आप गलत ऑप्शन की ओर बढ़ सकते थे. इसमें भी कोई डाउट नहीं है. इसका आंसर डी है. स्वदेशी मूवमेंट से भाई देखिए इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट को काफ़ी फ़ायदा हुआ था और एजुकेशन में काफ़ी मदद हुआ था. यही दो प्राइमरी चीज़ें स्वदेशी से हुई थी, यही दो इन्होंने पूछा भी है. सिंपल सा था. हिस्ट्री अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा है, बेसिक हिस्ट्री भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं था. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्वदेशी का वन ऑफ द की रोल था. इसका आंसर दोनों हो जाता. नाउ वी अगेन कम टू दिस क्वेश्चन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी, ऑल इंडिया किसान सभा एंड सेल्फ मूवमेंट ऑफ ये. अगेन इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 ओनली एंड 1, 2 एंड 3 दोनों दिया हुआ है. अगेन एक ऐसा ऑप्शन आया है जिसमें 1 ओनली दिया हुआ है. इसका मतलब जो हमारा बेसिक रूल ऑफ मैच द फॉलोइंग है जिसमें ऑड नंबर ऑफ स्टेटमेंट सही होते हैं. 1 ओनली, 1, 2 एंड 3 या 3 ओनली, इस तरह का इसमें सही होने का चांसेज है. आपको क्वेश्चन का ब्यूटी देखना पड़ेगा ऑप्शन का. देख रहे हैं जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाया जाता है. तो अगर मुझसे आप पूछें तो मैं दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देता, 1 एंड 2 ओनली एंड 2 एंड 3 ओनली. अगर फिर से मैं दोहराऊंगा, मैच द फॉलोइंग का रूल क्या है कि अगर आपको दिखता है कि ऑप्शंस में 1 ओनली, 3 ओनली, 2 ओनली एंड 1, 2 एंड 3 ऑड नंबर ऑफ ऑप्शंस पे ओनली दिया हुआ है और उनके वेटेज 50% हैं या मोर हैं
तो आप उसके तरफ जाइए। अगर आपको दिखता है कि 1 2 1 and 3 एंड देन 1 2 and 3 दिया हुआ है, तो देन गो फॉर 2 ऑप्शंस करेक्ट, 1 2 and 3 को एलिमिनेट करिए। तो यहाँ पे भी अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो 1 ओनली एंड 1 2 and 3 बचेगा। अगर आपको कोई भी आता उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रामास्वामी ने किया था या सहजानंद सरस्वती ने कुछ किया था, आप इसमें गेस कर सकते थे। 56 का आंसर शायद डी था, नहीं तो ऐसे आउटराइटली ये क्वेश्चन टफ हो जाता। 57 वाज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 57 में देखिए छानजुदारो और कोट डीजी तो कई लोगों को पता था कि हड़प्पन साइट है, लेकिन सोगौरा और देसलपुर में डाउट था। अगर आप 58 नंबर क्वेश्चन देखते तो सोगौरा अगेन अशोकन वाले क्वेश्चन में था कि रन्यू अशोका कहाँ पे रिलीफ स्कल्पचर में डाला हुआ है। तो जो ऑप्शन अशोकन किंग से बिलोंग कर रहा है उस एरा से, वो हड़प्पन में कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं, दोनों में होना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको हड़प्पन से उसे हटा देना था और इसका आंसर हो जाता है सुहागुरा। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था कि आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए और उससे इसके कंक्लूजन को डिसिसिवली निकालिए। तो इसका आंसर हो जाता है सोहगौरा। ये कई लोगों ने सही किया इसी तरीके से। अब क्योंकि सोहगुरा इसका आंसर हो चुका है तो वो 58 का आंसर नहीं होगा, ये भी आप समझिए। दो क्वेश्चन का एक ही आंसर हो ऐसा यूपीएससी रिस्क नहीं लेगा। तो इसके ऑप्शन का तो रन्यू अशोका में सोहगुरा पहले ही कैंसिल हो गया। सांची हम कई दिन से पढ़े, हमने कभी रन्यू अशोका के बारे में सांची से नहीं सुना है, सांची स्तूप से या कुछ भी इस तरह का, तो वो भी खत्म हो जाता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद शाहबाजरगी एंड कान्हा कंगन हाली। नाउ शाहबजगरी इज अ उर्दू काइंड ऑफ नेम। नाउ किसी उर्दू सिटी का इसमें रेफरेंस है शाहबजरगी में, और बात हो रही है अशोक की, तो हमें हिंदी काइंड ऑफ नेम वाले सिटी में जाना चाहिए जो कि उर्दू का नहीं है। इस तरह से इसे सोच के आप निकाल सकते थे अगर सोचा होता। अगेन इट हैज हाइंडसाइड बायस बट दीज आर द एक्चुअल थिंग्स दैट वन हैज टू थिंक इन द एग्जामिनेशन। सांची का अगर होता तो हम सुन लिए होते, इतना दिन से हमने रन्यू अशोक नहीं सुना। सो गौरा इससे पहले वाले का आंसर हो चुका है। शाहबजगरी इज ए उर्दू वर्ड एंड उर्दू सिटी, वहां पे अशोक का होना इज मोर डिफिकल्ट देन कंगन हाली, तो इसका आंसर कंगन हाली होगा। नाउ 59 का देखते हैं, डिटिफिकेशन ऑफ बुद्धा। अगर डिटिफिकेशन ऑफ बुद्धा सही है तो महायान में इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स होना जरूरी है। स्टेटमेंट 1 इज इम्प्लाइंग स्टेटमेंट 3। इमेज वर्शिप इटसेल्फ मीन्स किसी को डीटी बनाना, किसी का डिटिफिकेशन करना। अगर आपको नहीं पता था महायान एग्जाम में लेट से, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 1 and 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन है 1 and 3 जिसमें 1 2 and 3 तीनों है, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस। और अगर आप ये भी देखेंगे कि बोधिसत्व का पाथ को ट्रेड करना, तो ये तो महायान बुद्धिज्म का एक फिलॉसफी था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवन इफ यू वेर कंफ्यूज्ड कि ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व महायान का पार्ट था या नहीं था, 1 ऑप्शन अगर आपने देखा होता डिटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, उससे भी आपको 3rd ऑप्शन उसका एक कोरोलरी है, इमेज वर्शिप होगा ही अगर डिटिफिकेशन हो रहा है तो। और 1 and 3 एक ही ऑप्शन में है और दोनों एक साथ होना ही चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाता। नाउ फोर्स्ड लेबर की बात की जा रही है जिसको हम विस्टी बोलते थे। अब आप इसके ऑप्शंस पढ़िए। इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश। अब टोटली एबसेंट इज ए वेरी वेरी फेनेटिक वर्ड, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो हमेशा गलत होगा। फोर्स्ड लेबरर को वीकली वेज मिलता था उस समय, ये आज भी नहीं मिलता और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा इंडिया में कि फोर्स्ड लेबरर, अगर लेबरर को वीकली वेज मिल सकता है लेकिन यहाँ पे फोर्स्ड लेबरर की बात की जा रही है, तो ये तो बहुत ही कॉन्ट्रा इंट्यूटिव लगता है। द एल्डेस्ट सन ऑफ लेबरर वॉज सेंट एज फोर्स्ड लेबर। नाउ अगेन ए फैक्ट विच इज गिवन टू यू। आपको कैसे पता कि एल्डेस्ट सन को ही लेबरर के रूप में भेजा जा सकता था? द आइडिया इज कि हो सकता है ये सही हो, ये फैक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिस फैक्ट कांट भी सही, लेकिन फैक्ट को गलत करना आसान है। हो सकता है कि यंगेस्ट सन को भेजा जाता हो और इस तरह से एग्जाम में लिख दिया हो एल्डेस्ट सन। तो ये तीनों तो पढ़ के ही गलत लगते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट वॉज कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। अब यही तो आज भी हो रहा है। फोर्स्ड लेबर क्या है? एक तरह से आप टैक्स पे कर रहे हैं लोगों को। अगर आप टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपसे फोर्स्ड लेबर कराया जाएगा, समझ रहे हैं? एंड एज ए, अगर आप फोर्स्ड लेबर करेंगे, एक तरह से आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक तरह से आपने कंसिडर कर सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट है। तो दिस लाइन इज एक्चुअली
मेकिंग ए लॉट ऑफ सेंस एंड इट इज मोर और लेस करेक्ट, जिसमें कोई फैक्ट नहीं दिया हुआ है। फैक्ट अगर आता, इसमें अगर कुछ आता कि हाँ इसमें 30% टैक्स पेड बाय द पीपल ऐसा लिखा होता, तब ये गलत होता। दिस इज मोर जेनरिक एंड मोर करेक्ट, हेंस इट शुड बी द ऑप्शन। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हम आते हैं तो देखते हैं कि जागीरदार एंड जमींदार के बारे में बात किया गया। इसका ऑप्शन 2 पहले पढ़ते हैं कि भाई लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार हेरिडिटरी थे और रेवेन्यू राइट जो थे जमींदार के वो हेरिडिटरी नहीं थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जमींदार का इतना वंशज हम देखते आ रहे हैं, ये हमारे जमींदार थे, हमारे पिताजी हमारे जमींदार थे पुश्तैनी, तो ये तो गलत है ही है। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं। जागीरदार वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ पुलिस ड्यूटीज, वेयर जमींदार से होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। देखिए कीवर्ड यहाँ पे एनी है कि कोई भी उनसे बिना काम कराए उनको जमींदारी दी गई होगी, कोई ड्यूटी नहीं करा के, एक्सेप्ट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता। जमींदार का तो काफ़ी कुछ राइट चलता था। अगर आप लगान में देखेंगे, लगान मूवी में भी, तो रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ जमींदार काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी कुछ कंट्रोल करते थे। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है एनी वर्ड दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे दिया होता कि जमींदार से होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट एंड दे हैड वन ऑफ द फंक्शंस एज रेवेन्यू कलेक्शन, देन ये स्टेटमेंट सही होता। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 52। नाउ ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए उसकी क्या इंपॉर्टेंट, उससे क्या करेक्ट चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन डी कहता है कि लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई एग्जेम्पशन नहीं हो, हर चीज़ में एक एग्जेम्पशन होता है। नो वर्ड दिया हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया, इस तरह का गलत होता है। इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज प्री डोमिनेंट फॉर्म। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है कि कैश क्रॉप इंडिया में प्री डोमिनेंट हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। नाउ ऑप्शन 1 पे आते हैं। द सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। अब भाई अगर इंडिविजुअल होल्डिंग्स बहुत बड़ी होगी तो क्यों हम उस पर सीलिंग नहीं करेंगे। कोई अगर एक बड़ा जमींदार है जिसकी 100-200 एकड़ है तो वो बच जाएगा सीलिंग लॉज से। तो ये तो गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी नॉट इसमें इसलिए दिया गया कि आप गलती करिए, सीलिंग लॉज दोनों के लिए एम था। या उसका रिवर्स कर सकता है। एग्जाम में ये सोचिए कि क्या हुआ होगा, इंडिविजुअल को क्यों सीलिंग से नहीं रखा जाएगा। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए जो इसका सही था। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। नाउ इस स्टेटमेंट में कई लोगों को ये डाउट हुआ कि ऑल द लैंडलेस लिखा हुआ है। ऑल इज ए वेरी बड़ा वर्ड कि लैंडलेस को तो दे रहे हैं लेकिन ऑल सबको दें ये जरूरी थोड़ी है। पर अगर आप इसके सोल को देखें इस स्टेटमेंट के, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ये था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ, ऑल नहीं, कि हमारा एम क्या था लैंड रिफॉर्म का आज़ाद भारत का, कि लैंड एग्रीकल्चरल जो भी लैंडलेस हैं जिनको हम दिला सकते हैं उनको हम दिलाएं, बंदोबस्त करें हम लैंड का। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन बेस्ट फिटेड, बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, इसलिए ये सही आंसर था। अगला तो यार ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में डाउट होता है तो देयर आर like reports like ease of doing business, then IMF publishes WEO, WIOM, World Economic Outlook। मतलब there are few report जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। GEF, GCF, ये basically global competitiveness report and many reports are published by World Economic Forum। तो when in doubt always go for World Economic Forum। उसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक जाना चाहिए। यही ट्रेंड होता है रिपोर्ट का। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स किसके होंगे, और कंपटीशन से डील हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस से डील हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करेगा। IMF और ये सब तो लेंडिंग बॉडी है एक तरह से। इवन वर्ल्ड बैंक इज ए सॉर्ट ऑफ लेंडिंग बॉडी इन मेनी थिंग्स। नो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ ये भी क्वेश्चन एक फ्लो में लगेगा कि आपको सारा स्टेटमेंट इसका सही है, पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए और सोचिएगा जो अभी बताया जाएगा आपको। It ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China। ठीक है, इसका क्या मतलब बनता है कि ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये तो हुआ था चार्टर एक्ट 1813 में। अगर आपको देखिए आंसर पता है तब तो कोई लोड ही नहीं है। अगर आपको ये पता है कि 1813 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, उसको आपने अच्छे से याद करके आए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये तो पता होना चाहिए, ये मान लीजिए कि ये हुआ होगा, और इतना पता होना चाहिए कि हाँ ट्रेड मोनोपोली खत्म हुआ था, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ था।
चाइना के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी चाइना के साथ ट्रेड के अधिकार थे तो नाउ रीड द स्टेटमेंट 3, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये कैसे हो सकता है? ट्रेडिंग राइट्स कंप्लीटली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म नहीं हुए थे, तो रेवेन्यू जो वहाँ से आ रही थी वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही जा रही थी। जो चाइना के साथ और जो टी के साथ आ रही थी वो एक सब्सटैंशियल रेवेन्यू थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उस रेवेन्यू को कैसे कंट्रोल कर सकती थी? तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो आंसर आपको पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये दिया है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। तो सोवेंटी को इसने असर्ट किया, लेकिन रेवेन्यू को कंप्लीटली फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल और ट्रांसफ़र होने नहीं दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। इसमें ट्रेड मोनोपोली ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने कुछ बचा के रखा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगेन ये एक टाइमलाइन का क्वेश्चन है, तो टाइमलाइन के क्वेश्चन में वेयर नाउ, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ें, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये हो सकता है टाइमलाइन के साथ खेल गया हो ये सवाल। ऐसे भी आपको सोचना चाहिए कि नाउ मतलब उसी समय से स्टार्ट हो गया कंट्रोल। तो अगर आप पढ़ते तो इसमें पता चलता कि आपको ये दूसरे समय से पीरियड से स्टार्ट हुआ था। मेरा यही कहना है कि आप जब दो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो ये देखिए कि वो एक दूसरे का कोरोलरी है या वो एक दूसरे का इनवर्स है। और अगेन आफ्टर डिस्कसिंग these many questions, the only thing I would say is कि these are again going to help you and support you only if you have studied well। मतलब अगर आपने ठीक से पढ़ा है, समझा है चीज़ों को। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा छान मार रहे हैं 1813 का एक्ट को, ऊपर से भी आपने देखा है एक बार, तो आप इसको अच्छे से अप्लाई करके अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं। इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, एंड the purpose is that you should keep your eyes and ears open when you are solving the paper properly। ध्यान से सोच के कई सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे और ख़त्म करेंगे। There might be cases where people would be thinking कि rules are not following themselves, however it is not the case। Rules are following themselves properly। You have to understand the concepts behind the rules, you have to understand the thought process, you will definitely get the answer। We would urge you to again listen to the video if you are not very clear, and solve the paper again yourself and try to apply these rules on other papers। Then you will start appreciating that you are also able to solve more questions knowing these rules and with more confidence। Thank you।